हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही इजी पोएम लेकिन पढ़ने चल रहे हैं ग्रैनीज लिटिल लैपटॉप। और यहाँ पर ये पोएम रॉन मैंड्रिक की लिखी गई है, तो उन्हीं की ये पोएम है। सीधे हम पोएम पे पहुँचते हैं और देखते हैं कि पोएम की शुरुआत की लाइनें क्या हैं। लेकिन लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू कि देखिए टेक्नोलॉजीज़ नई नई आती रहती हैं। अब जैसे ये दादी बैठी हुई है ग्रैनी, और इनके समय में लैपटॉप्स ना रहे होंगे, जैसे मैं ही हूँ। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो कोई फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, मोबाइल, लेकिन अब हैं। तो उसी हिसाब से लैपटॉप एक न्यू गैजेट है, तो इन्हें मिलता है लैपटॉप। तो सोचती है ग्रैनी कि क्या करूं, लैपटॉप बहुत अच्छा भी लगता है। और जो पोएट है रॉन मैंड्रिक, वो यहाँ पर लैपटॉप से क्या कर सकती हैं दादी और ग्रैनी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो बता, और क्या क्या दादी कर सकती है वो हम इस पोएम में जानने की कोशिश करेंगे। बट लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट स्टेंजा कि किस प्रकार से हम इसे पढ़ सकते हैं और इसे रिसाइट कर सकते हैं। तो यू कैन हैव योर ओन स्टाइल ऑफ रिसाइटिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसे 2-3 प्रकार से आपको बताता हूँ। ग्रैनी हैज़ अ लैपटॉप, इट्स स्लीक एंड शाइनी न्यू, शी गेजेस एट इट फॉन्डली and wonders what to do. Granny has a laptop, it's sleek and shiny new. She gazes at it fondly and wonders what to do. Granny has a laptop, it's sleek and shiny new. She gazes at it fondly and wonders what to do. तो इस तरह से आप अपनी रेसिटेशन को यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। एनीवे, इसके वर्ड मीनिंग्स भी आपको पता होने चाहिए। तो इसके वर्ड मीनिंग्स और जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, मधुबन पब्लिकेशन की बुक मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए क्वेश्चन आंसर तो डिफ़र कर जाएंगे, लेकिन पोएम का जो भी हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देंगे वो सबके लिए होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ मीनिंग्स यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। इनका सबका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इन्हें पोएम के बाद भी देख सकते हैं। ओके, तो हम इनका यूज़ भी करेंगे जब हम एक्सप्लेन करेंगे। वी विल एक्सप्लेन इन हिंदी एंड इंग्लिश आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रैनी हैज़ अ लैपटॉप। तो ग्रैनी को एक लैपटॉप मिला है। अब नया मिला है या फर्स्ट टाइम मिला है, इट इज़ नॉट डिस्क्राइब्ड हेयर, लेकिन ग्रैनी को एक लैपटॉप मिला है। इट्स स्लीक एंड शाइनी न्यू। स्लीक का मतलब है कि बहुत ही स्मूथ है और ऊपर की सरफेस काफ़ी रफ नहीं है, स्मूथ है, तो ऐसा होता है। एंड शाइनी, और चमक रही है। जो कोई भी नई चीज़ आती है तो वो निश्चित रूप से शाइन करती हुई होती है। तो स्लीक एंड शाइनी का मतलब ये है कि इट इज़ वेरी स्मूथ एंड इट इज़ न्यू। सी गेजेस एट इट फॉन्डली। गेज का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को आंखों से घूरते हुए देखते रहते हैं और पलक नहीं झपकाते हैं, तो देन वी से गेज। इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, स्टेयर। सी गेजेस एट इट फॉन्डली। फॉन्डली का मतलब होता है बहुत प्यार से, लविंगली, विद अफेक्शन। तो वो बहुत प्यार से उस लैपटॉप को देखती है, इसका मतलब लैपटॉप पसंद आ गया है। एंड वंडर्स। वंडर्स मतलब शी स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू, कि वो इस लैपटॉप का क्या कर सकती है। पसंद तो आ गया, प्यार भी कर रही है इस लैपटॉप को, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन वो क्या करे इसके साथ। मीन्स ग्रैनी गेट्स अ न्यू लैपटॉप and she loves laptop because it is new also as well as smooth also, but she is not able to understand, she is not able to decide how will she use it, how she is going to use it for different purposes. तो ये है, जब नई टेक्नोलॉजी मिलती है और लैपटॉप मिलता है तो निश्चित है कि जो उसे यूज़ कर रहा है बराबर वो तो जानता है, लेकिन जिसको नया नया मिलता है उसे सीखना पड़ता है कि उसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेंजा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि लैपटॉप मिला है, अच्छा लग रहा है, पर वो सोच रही है कि वो क्या कर सकती है। सी कीप्स इट जेंटली ऑन हर लैप। देखिए जेंटली का मतलब होता है विथ केयर, बहुत ध्यान से। तो कोई भी चीज़ नई नई मिलती है और हमें अच्छी लगती है और हम उसे यूज़ भी करना चाहते हैं आगे, तो हम शुरू में बहुत केयर करते हैं। आप बच्चे हैं, आप लोगों को कभी कोई चीज़, वही खिलौना जो आपको शुरू में मिलता है, आप जल्दी किसी को देते नहीं हो। कोई नई नई किताब मिलती है शुरू में जब आपका सेशन ओपन होता है, लेकिन बाद में देखते हैं 4-5 महीने बाद वो किताब फट रही है, कोई पन्ना यहाँ जा रहा है, कोई पन्ना वहाँ जा रहा है। बट इन द बिगनिंग वी टेक सो मच केयर ऑफ न्यू थिंग्स, बट ओनली दोज थिंग्स दैट वी लाइक। लैप, ये जो बैठी है ग्रैनी, तो ये जो पोर्शन है आपका, इससे जो एक फ्लैट पोर्शन बनता है, दिस इज कॉल्ड लैप। तो इसके ऊपर ये रख के इसको यूज़ कर रही है और हम लोग इसी तरह इसको यूज़ करते हैं लैपटॉप को, तो इसलिए इसको कहा जाता है लैपटॉप, यानी लैप के टॉप के ऊपर रखा जाने वाला। सी कीप्स इट जेंटली ऑन हर लैप। वो अपने लैप पर, गोदी पर बहुत प्यार से उसे रखती है। शी रियली थिंक्स इट्स नाइस। अब वो सोच रही है, देखिए वहाँ तो उसे अच्छा लग गया और सोच भी रही मैं क्या करूँ। शी रियली थिंक्स इट इज़ नाइस। तो वो सोचती है नाइस का मतलब बहुत अच्छा भी है जब उसे ओपन करती है तो।
शी डजेंट लाइक द माउस एट ऑल। उसके साथ माउस भी मिला हुआ है ना, और वो माउस वायरलेस है कि उससे कनेक्टेड है, ये यहाँ पे बताया नहीं गया। तो माउस से ही हम कर्सर को वहाँ पे यूज़ करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे लेके जाते हैं। सो डिजंट लाइक द माउस एट ऑल, लेकिन उसे जो माउस मिला है वो नहीं अच्छा लगता। और सच बताएं तो वास्तव में जो वायर के साथ माउस होता है वो अच्छा लगता भी नहीं है। हालांकि वायरलेस माउस से हम उसे यूज़ करें तो ठीक लगता है, लेकिन अगर हमारे पास टच स्क्रीन हो तो हमें माउस से भी अच्छा होता है कि बस टच करते जाएं और ऑपरेशंस आगे बढ़ते चले जाएं। तो माउस पसंद नहीं है। सी इज़ वेरी स्केर्ड ऑफ माइस। ओ, यहाँ पे एक ह्यूमर आ गया, यहाँ पे हंसी मजाक वाली बात आ गई कि चूहों से दादी को डर लगता है। तो अब ये भी माउस और यहाँ भी माउस का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पर एक डिकोटॉमी, या हम कह सकते हैं कि एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग निकाल लिए गए हैं। क्योंकि चूहों से डर लगता है और लैपटॉप के साथ भी माउस है, अरे मैं उसको यूज़ नहीं करूँगी। तो वेरी साउंड ऑफ दिस वर्ड माउस एंड माइस स्केयर्स ग्रैनी, तो वो उसको पसंद नहीं करना चाहती। नाउ वी कैन से दैट कि ग्रैनी थिंक्स दैट द लैपटॉप इज़ वेरी नाइस, इट कैन बी यूज्ड, and but she doesn't like the mouse which is associated with the laptop because she has to use a mouse. And why she is not liking the mouse of the laptop? Because she is really scared of the real mice, rodents, the rats जिन्हें हम कहते हैं। तो चूहों से डर लगता है, वो माउस हैं, तो ये माउस भी मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो in the to these two stanzas we come to know that कि she is very liking this laptop, but only one thing is there that she thinks that if she is allowed to use laptop without the use of mouse. तो here is humor. But soon she will start blogging. लेकिन बहुत जल्द वो ब्लॉगिंग शुरू कर देगी। नाउ यहाँ से चीज़ें फ्यूचर में जा रही हैं। फ्यूचर का मतलब ये है कि दादी क्या क्या करेगी, ग्रैनी क्या क्या करेगी, वो कर नहीं रही अभी, करेगी क्या, यहाँ से पोएट हमें बताना शुरू करता है। नाउ यू गो ऑन काउंटिंग एज वी प्रोसीड इन द पोएम, वो क्या क्या कर सकती हैं। सून शी विल स्टार्ट ब्लॉगिंग, बहुत जल्दी वो ब्लॉगिंग शुरू कर देंगे। देखिए ब्लॉग क्या होता है, जैसे आप कोई चीज़ शेयर करना चाहते हो किसी से, तो उसे लिख के शेयर कर सकते हो, बोल के शेयर कर सकते हो, आप उसे प्रेजेंट कर सकते हो, दिखा सकते हो आप। उसी तरह से इंटरनेट पर, दरअसल जो ये वेबलॉग का शॉर्ट फॉर्म है ब्लॉग, वेबलॉग का शॉर्ट फॉर्म है ब्लॉग। तो इंटरनेट पे, वेबसाइट्स पे जब अपने विचारों को आप शेयर करते हो, अपने ऑब्जर्वेशन को शेयर करते हो, अपने आइडियाज़ को लिखते हो, वो ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, वीडियो फॉर्म में हो सकता है, वो रिटन फॉर्म में हो सकता है। तो जो कुछ भी आप इंटरनेट पे जाके लोगों को बताना चाहते हो, पर्सनली आप जो कुछ लिखते हो, दैट इज़ कॉल्ड योर ब्लॉग। बहुत से लोग हैं जो ब्लॉग लिखते हैं, आप सर्च करिए बड़े बड़े नामों को और उनके ब्लॉग को स्टडी करिए। तो जैसे आप डायरी लिखते हैं और डायरी में कुछ भी लिखते हैं, उसी प्रकार से ब्लॉग है। लेकिन ब्लॉग अगर पब्लिकली ओपन है तो दुनिया भी उसे पढ़ेगी। तो बहुत जल्द वो इंटरनेट पे लिखना शुरू करेंगी एंड टेक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, और दुनिया में धमाल मचा देंगी, छा जाएंगी दुनिया में। तो टेक बाय स्टॉर्म एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि बहुत जल्द पॉपुलर होना, बहुत जल्द सक्सेसफुली आप स्टैब्लिश हो जाएं। तो टेक बाय स्टॉर्म का मतलब यही भी है कि जैसी ब्लॉगिंग शुरू करेंगी बहुत जल्द वो फेमस हो जाएंगी, दुनिया भर में जानी जाने लगेंगी। विथ प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब होता ठीक ठीक वैसा ही जैसे चाहिए, एक्यूरेट, करेक्ट, विथ प्रिसाइज पोस्ट ऑन इकोलॉजी। तो पोस्ट का मतलब वेबसाइट पे जब आप कोई चीज़ लिख के डालते हो तो वो पोस्ट कहलाती है। वो पोस्ट रिटन भी हो सकती है, वो पोस्ट ऑडियो फॉर्म में हो सकती है, वो पोस्ट वीडियो फॉर्म में हो सकती है। इकोलॉजी, देखिए इकोलॉजी क्या होता है, मैं इसे समझा देता हूँ आपको। हम रहते हैं तो हमें वाटर भी यूज़ करना पड़ता है, हम एयर भी यूज़ करते हैं, हम फूड भी यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से हर प्राणी जो इस संसार में, इस दुनिया में है, चाहे वो जल में हो, चाहे वो पृथ्वी पर हो, चाहे वो आकाश में पक्षी क्यों ना हो, सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। मीन्स कि मान लीजिए अगर पेड़ ना हो तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अच्छा, पेड़ को ऑक्सीजन तभी वो बना पाएगा जब वो खाना बनाएगा, खाना बनाने के लिए सनलाइट चाहिए, सनलाइट नहीं होगी तो पत्तियाँ भोजन नहीं पका पाएंगी। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिश है, फिश वाटर में रहती है, वाटर नहीं होगा तो फिश मर जाएगी। तो इसी प्रकार से सब इस पृथ्वी पर, इस संसार में, सब इस प्लेनेट पर, सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। इसी को हम कहते हैं इकोलॉजी। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंट। तो इसका मीनिंग ये है कि ऑर्गेनिजम्स का, ह्यूमन बींग्स का आपस में क्या रिलेशन है और इनका अपने इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन होता है। आपने साइंस में फूड चेन जरूर पढ़ी होगी,
कि किस प्रकार से पौधे होते हैं, पौधों को खाने वाला एक जानवर होता है, फिर उसको जानवर को खाने वाला एक जानवर होता है। इस प्रकार से मान लीजिए पौधे नहीं होंगे तो ये जानवर जिंदा नहीं रहेगा, ये जानवर जिंदा नहीं रहेगा तो उसको खाने वाला मान लीजिए लॉयन है वो जिंदा नहीं रहेगा। इस प्रकार से इंटरडिपेंडेंस इकोलॉजी कहलाती है। आजकल देखिए यही इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि पॉल्यूशन के कारण हवा ख़राब हो जा रही है, ऑक्सीजन ठीक नहीं मिल पा रही है, पर्यावरण दूषित होता चला जा रहा है, क्योंकि हम लोग ट्रीज़ को कट करते चले जा रहे हैं। तो इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा गड़बड़ हो रहा है। तो वो इकोलॉजी पे लिखेंगी जो आज की ज़रूरत है, पर्यावरण पे लिखेंगी, एंड वाई आवर ग्लोब इज़ वार्म, और ये बताएंगे कि आज हमारी पृथ्वी, ये संसार हमारा क्यों इतना वार्म हो रहा है। आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से टेम्परेचर साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है, बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और ओशन का लेवल भी ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में रेज हो जाएगा। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों गर्मी बढ़ती जा रही है पूरी दुनिया में, तो उस पर लिखेंगी। शी विल बी इन टच ऑन ईमेल। अब देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ में, एक स्टेंजा में बताया गया कि क्या करेंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे वो क्या करेंगे, ईमेल। ईमेल जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। आप कोई पेज पे लिख कर अगर वो लेटर भेजते हो तो वो 2-3 दिन 4 दिन में जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मेल आप लिख के भेजते हो तुरंत इंटरनेट के माध्यम से वो पहुँच जाती है दूसरे के पास, रिसिपिएंट के पास। तो वो ईमेल के माध्यम से विद फैमिली फ्रेंड्स ऑन द नेट, तो वो अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ ईमेल से जुड़ी रहेंगी, उनको लेटर भेजा करेंगी, और इंटरनेट का यूज़ करते हम कर सकते हैं इसको, इसलिए लिखा है यहाँ पे कि फैमिली और फ्रेंड्स के साथ नेट पर जुड़ी रहेंगी। एंड कीप अस ऑल इंथ्रॉल्ड। देखिए इंथ्रॉल्ड का मतलब, देखिए इंथ्रॉल्ड का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ आपको इतनी अच्छी लगे कि आपका पूरा अटेंशन उसमें लग जाए। कोई स्टोरी पढ़ रहे हो और इतनी अच्छी स्टोरी लग रही है कि आपको खुद का भी होश नहीं, मम्मी ने 2 बार बुलाया, आपको आवाज़, आपको पता ही नहीं चली कब मम्मी ने बुलाया, खाने का होश नहीं है, पीने का होश नहीं है। तो इस तरह से कोई चीज़ आपको मंत्रमुग्ध कर देती है, पूरा टेंशन आपका ले लेती है, यू लाइक इट वेरी मच, यू आर एक्साइटेड एंड इंटरेस्टेड इन, देन इट इज़ इंथ्रॉल्ड। तो दादी क्या करेगी कि वो पहली बात तो कोहराम मचा देगी, छा जाएगी पूरी दुनिया में, और सबसे अपने रिश्ते भी बना के रखेगी इलेक्ट्रॉनिक मेल का यूज़ करते हुए, एंड कीप अस इंथ्रॉल्ड, और अपने इन डिफरेंट वर्क के जरिए वो हमें बहुत ही अपने कामों से इंथ्रॉल्ड करके रखेंगी। मतलब हम बहुत ही इंटरेस्टेड फील करेंगे दादी के वर्क में, विद अ ग्लोबल टीट। और टीट का मतलब होता है कि प्राइवेट कन्वर्सेशन, यहाँ पे मीनिंग दिया भी गया है, अ प्राइवेट कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल। तो वो बातचीत करेंगी लोगों से, और ग्लोबल का मतलब होता है द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। किसी एक कंट्री में है तो ग्लोबल नहीं होगा, लेकिन कई कंट्री में तो ग्लोबल होगा। तो पूरे वर्ल्ड में वो लोगों से बातचीत करेंगी, लोगों को इंथ्रॉल करके रखेंगी अपने वर्क से। तो क्या वर्क वो कर सकती हैं, शी विल इंगेज इन क्वर्की फॉर्म्स। तो फॉरम होता है कोई प्लेटफॉर्म, इंटरनेट पे आपको फोरम्स मिल जाएंगे। आप जैसे कोई मोबाइल भी यूज़ करते हो तो उस मोबाइल का नाम लिख के उसका फोरम ढूंढो तो मिल जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं, क्वेश्चंस रखते हैं, लोग उसके आंसर्स करते हैं, डिस्कशन चलता रहता है, तो दैट इज़ फोरम। तो यहाँ पे इंटरनेट पे फोरम की बात हो रही। क्वर्की का मतलब होता है कि क्वर्क, थोड़ा सा अजीब सा, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, और जनरली जो हमारे रूटीन में नहीं होता, हमें जनरली देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ तक पोइट कह रहा है कि वो डिफरेंट फोरम्स में जाएंगी, वहाँ पे लिखेंगी, यानी कि अब वो डिस्कशन भी करेंगी पूरी दुनिया से, एंड हैव अ मिलियन फैंस। तो फोरम में बहुत से लोग होते हैं, और जब वो फोरम पे डिस्कशन करेंगी, अपने आइडियाज़ देंगी, लोग उन्हें पढ़ेंगे, तो उनके इतने सारे फ़ैन हो जाएंगे, लाखों फ़ैन हो जाएंगे। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो इंटरनेट पे उनके बहुत सारे फॉलोवर्स हो जाएंगे, उनके ब्लॉग को फॉलो करेंगे, आस्किंग फॉर हर रेसिपीज़, और उसे तरह तरह की डिमांड करेंगे कि आप दादी बनाती क्या है, उसकी रेसिपी हमें दे दीजिए तरह तरह की। तो इसका मतलब ये है कि वो इकोलॉजी पे भी लिखेंगी, इन्वायरमेंट पे लिखेंगी, ईमेल से सबसे कनेक्टेड रहेंगी, और डिफरेंट फोरम्स पे जाएंगी, और ग्लोबली वो लोगों से बातचीत करेंगी। ऐसे ऐसे फोरम्स पे भी जाएंगी जहाँ पर लोग जल्दी नहीं जाते, क्योंकि वहाँ उनके आइडियाज़ ही नहीं बनते होंगे। जैसे कोई आदमी पोएम नहीं जानता तो पोइट्री सेक्शन में जाके वो क्या करेगा। तो इसी प्रकार से उनके बहुत सारे फैंस हो जाएंगे, लोग उनसे तरह तरह की डिमांड करेंगे। कोई रेसिपी, आप मतलब रेसिपी भी वो लोगों के सामने पोस्ट करेंगी, और फिश करीज एंड फ्लैंस। तो फिश करी मतलब फिश की डिश है, और फ्लैंस, तो इसकी इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको जो नज़र आ रहा है ये फ्लैंस ही हैं। आपके मुँह में पानी आ रहा होगा, मेरे तो आ रहा है। तो इस प्रकार से उन्हें लोग पूछेंगे कि रेसिपी बता दीजिए, फ़िश करी की रेसिपी बता दीजिए, फ्लैंस आप कैसे बनाती हैं बता दीजिए। मतलब जो सेलिब्रिटीज़ हो जाते हैं ना, जो छा जाते हैं दुनिया भर में, जिनका नाम होता है सेलिब्रिटीज़, वो क्या पहनते हैं, कब सोते हैं, क्या खाते हैं, उनका घर कैसा है, वो किस चीज़
को पसंद करते हैं, कलर कौन सा अच्छा है, क्या हेयर स्टाइल है, मतलब सेलिब्रिटीज़ को लोग फॉलो करना पसंद करते हैं, तो वो उस तरह की सेलिब्रिटीज़ हो जाएंगी। शी विल कीप द वर्ल्ड बेगिंग। देखिए बेग का मतलब होता है मांगना, रिक्वेस्ट करना, प्लीज़ प्लीज़। शी विल कीप द वर्ल्ड बेगिंग। वो पूरी दुनिया को इतना छा जाएंगे पूरी दुनिया में कि दुनिया उनसे चीज़ों की डिमांड करती फिरेगी। जैसे पोएट्री, फॉर हर पोएट्री एंड प्रोज। देखिए पोएट्री होती है, आप जानते हैं, पोएम, और जो पोएम नहीं है, पोएट्री नहीं है, वो हो जाती है प्रोज। कोई स्टोरी पढ़ते हो अगर वो पोएम के रूप में नहीं है तो वो प्रोज हो जाएगी। हिंदी में इसको गद्य कहते हैं, इसको पद्य कहते हैं। ओके, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं पोएम है। इसके पहले जो आपने पढ़ा था न्यू हाउस, वो प्रोज था। तो शी विल कीप द वर्ल्ड बेगिंग। पूरी दुनिया को वो इतनी छा जाएंगी पूरी दुनिया में कि पूरी दुनिया उनसे तरह तरह की डिमांड किया करेगी। पोएम दीजिए, नई पोएम लिखिए, कुछ और प्रोज में लिखिए। फॉर हर मास्टरपीस इन इजिप्टोलॉजी। और मास्टरपीस का मतलब होता है कि योर बेस्ट वर्क्स आपके मास्टरपीस होते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे पोएम हो, चाहे प्रोज हो, जो आपके बेस्ट वर्क्स होते हैं वो आपके मास्टरपीस होते हैं। ठीक है। इन इजिप्टोलॉजी, इजिप्ट एक देश है, मिस्र, और इजिप्टोलॉजी का मतलब ये हो गया कि मिस्र यानी इजिप्ट के सिविलाइजेशन, उसके ट्रेडिशन, उसकी कल्चर, उसकी परंपरा को स्टडी करना, दिस इज कॉल्ड इजिप्टोलॉजी। फॉर द स्टोरीज दैट सी नोज। और ये कहेंगे कि आप जो कहानियाँ जानती हैं वो हमें बताइए, पोएट्री, प्रोज और इजिप्टोलॉजी के बारे में आप और लिखिए, आप मास्टरपीस लिखा करती हैं। तो इस तरह से लोग उनकी लिए दे विल बी बेगिंग फॉर मोर एंड मोर एंड मोर। ओके, डिमांडिंग हो जाएंगे लोग। और आप जानते हैं उसी से मांगा जाता है जिससे कुछ मिल सकता है। ओके, और हाँ, इंटरनेट पे तो बहुत से लोग हैं, आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो, कुछ वीडियोस के मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स होते हैं, आप भी देखते हो तो देखते रह जाते हो, फिर वेट करते हो दूसरा वीडियो कब आएगा। तो ये सब क्या है, यू फील इंथ्रॉल्ड, और वो व्यक्ति फेमस होता चला जाता है। फिर आप उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो कि वो कहाँ रहता होगा, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, और आप डिमांड करते हो इस पर वीडियो बनाओ, उस पर वीडियो बनाओ। उसी प्रकार से दादी से भी लोग दे विल बी बेगिंग। ये लास्ट स्टेंजा है इसका। शो गेट्स ए डार्लिंग ग्रैनी। देखिए डार्लिंग, जिसे आप बहुत प्यार करते हो उसे आप डार्लिंग कहते हो। वो कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपने कोई डॉगी भी पाला हुआ है, बहुत प्यार करते हो तो डॉग, उसको भी आप डार्लिंग डॉगी कह सकते हो। डायरी अगर आप लिखते हो और आप डायरी में रोज़ लिखते हो या अपनी बातें शेयर करते हो, पर्सनल बातें पूरी तरह शेयर करते हो, बहुत कुछ लोग डायरी बहुत लिखना पसंद करते हैं, तो डार्लिंग डायरी भी हो सकती है। ओके, सो गेट्स ए डार्लिंग ग्रैनी। तो मेरी प्यारी दादी, नाउ गेट सेट, तैयार हो जाइए ये सब धमाल मचाने के लिए। देखिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कर सकती हैं। तो शुरू में ये था कि वो ब्लॉग शुरू कर सकती हैं, और ब्लॉग शुरू करेंगी लिखना, तो उसी ब्लॉग में वो सारी चीज़ें करेंगी, मतलब ब्लॉग में ही सारी चीज़ें होंगी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो वो ब्लॉग शुरू करेंगी, इकोलॉजी पे लिखेंगी, पर्यावरण एक ऐसा इशू है जिससे हर कोई जुड़ा हुआ है तो छा जाएंगी, और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखेंगी तो ब्लॉग स्टार्ट करेंगी। उसके बाद वो इंटरनेट का यूज़ करेंगी, इंटरनेट के इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए सबसे कांटेक्ट में रहेंगी, लोगों से बातचीत किया करेंगी ग्लोबली। इसके बाद वो डिफरेंट फोरम्स में जाएंगी, अपनी बातों को रखेंगी, जिसकी वजह से उनके मिलियंस ऑफ फैंस हो जाएंगे। इसके अलावा लोग उनसे रेसिपी की डिमांड करेंगे, वो भी अपने ब्लॉग में पोस्ट करेंगी। और फिर उसके बाद शी विल बिकम सो मच ऑफ पॉपुलर दैट कि लोग उनसे पोइट्री और प्रोज की डिमांड करेंगे। और फिर वो इजिप्टोलॉजी पे भी जो लिखती हैं उनका मास्टरपीस होगा वो, और लोग उनसे नई नई कहानियों की डिमांड करेंगे। कहानियों का मतलब नए नए आर्टिकल की डिमांड करेंगे। तो वो कहती हैं डार्लिंग इतना कुछ कर सकती हो, ग्रैनी माई डार्लिंग आप इतना कुछ कर सकती हो ना, तो रेडी हो जाइए। लैपटॉप से आप सोच रही हो ना क्या कर सकती हो, बहुत कुछ कर सकती हो, पूरी दुनिया में छा सकती हो, सिर्फ अपने किचन में बैठे हुए आप बस लिखते रहिए। वी आर सो हैप्पी यू आर ऑनलाइन। इसको मैं फिर से पढ़ देता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है ये। सो गेट्स ए डार्लिंग ग्रैनी, वी आर सो हैप्पी यू आर ऑनलाइन, यू आर अ ग्रैनी इन अ मिलियन, आई एम सो ग्लैड यू आर माइन, यू आर माइन। तो बहुत खुश है यहाँ पे पोएट, और उन्हें ये बताया जाता है कि ग्रैनी आप इतना कुछ कर सकती हैं, तो शुरू मतलब रेडी हो जाइए, वी आर सो हैप्पी, और हम कितने खुश हैं कि आप ऑनलाइन आ गई हैं। मतलब उनके परिवार वालों ने उन्हें जब लैपटॉप दिया होगा तो उनके परिवार वाले हो सकता है दूर दूर भी रहते हों, इट इज़ माई गेस। तो वो कैसे कनेक्ट होंगे दादी से, तो लैपटॉप के माध्यम से। देखिए वीडियो कॉल हो सकती है, और वो दादी थोड़ा बिजी भी हो जाएंगी जब चीज़ों को लिखेंगी, तो उनका अकेलापन भी खत्म हो जाएगा। तो आप ऑनलाइन आ चुकी हो, आप इंटरनेट पे आ चुकी हो, हम लोग बहुत खुश हैं, और आप लोगों से कनेक्टेड रहेंगे। तो ऑनलाइन दादी को लाकर ही बहुत ज़्यादा खुश हैं लोग। यू आर ग्रैनी इन अ मिलियन, दादी आप मिलियन में एक हैं, यानी तमाम दादियाँ दुनिया भर में हैं, बट आप उनमें से अनोखी हो अपने आप में।
ऐसी दादियाँ सबको नहीं मिला करती हैं। तभी हम कहते हैं मतलब कि यू आर इन अ मिलियन, मतलब तुम कोई आम नहीं हो, तुम लाखों लोगों में कोई एक हो। आप जैसे लोग लाखों लोगों में कोई मिला करते हैं, देन वी से कि यू आर इन अ मिलियन। आप जैसी दादी लाखों में कहीं एक मिलती है। आई एम सो ग्लैड यू आर माइन। और उसके बाद बहुत खुश है पोएट कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि दादी तुम मेरी दादी हो, मेरी ग्रैनी हो, यू आर माइन माई डार्लिंग ग्रैनी। तो इतनी फेमस दादी जो हो सकती है, तो वो पूरा पोएट एक प्रकार से यहाँ पर यूसेज डिफरेंट लैपटॉप के बताती हैं। उसके बाद ग्रैनी उनकी हैं, इस पे प्राउड भी फील करती हैं। She feels lucky that she is her granny. So in short we can say that when a granny gets a laptop, she is wondering what to do with the laptop. Then the poet goes on telling that she can start a blog, and by writing on the blog on environment and global warming, she will become so famous. She will take the world by storm, and her work will enthrall the people. She will through email remain connected with the world, with family, with a friend, and she will also visit quirky forums where the generally people don't go because they don't may have ideas to write on the forums or to answer the questions of different people. And then she will very soon get millions of fans, and they will be demanding so many, they will become, the fans will be become demanding the recipes about fish curries, about the flans, and the world will be demanding poetry and prose. Masterpiece in Egyptology will be so famous that the people will demand more and more stories from her. And in the last stanza, feels proud that my granny is not normal granny, she is in a million one, unique in herself. At this stage she is going to do so much with the laptop, and the family is so happy to see the granny online, and the granny is darling of all the family members. Okay, so Ron Manbrick is the writer, and I think you will have enjoyed the poem, must have understood the poem also, समझ में आ भी गई होगी poem.